मूवी की शुरुआत में हम डॉक्टर एमिट का घर देखते हैं, जहां पूरी चीजें बिखरी पड़ी थी। वहां एक न्यूज़पेपर कटिंग में लिखा था, डॉक्टर एमिट एक समय इस शहर के एक अमीर आदमी थे। टीवी न्यूज से हमें ये भी पता चलता है कि एक न्यूक्लियर प्लांट से प्लूटोनियम की चोरी हुई है। फिर उस घर में कोई आता है, वो उस घर का बड़ा सा स्पीकर उड़ा देता है। इसका नाम है मार्टी। तभी वहाँ एक कॉल आता है। दूसरी तरफ डॉक्टर एमिट ही थे। मार्टी उन्हें डॉग बुलाता है, इसीलिए हम भी एमिट को डॉग ही बुलाएंगे। डॉग हफ्ते भर से गायब थे, लेकिन वो बताते हैं वो इतिहास रचने जा रहे हैं। डॉग मार्टी को रात में 1:15 बजे एक मॉल के पास बुलाते हैं अपने वीडियो कैमरा के साथ। तभी मार्टी घड़ी देखता है, उसे स्कूल के लिए लेट हो गया था। वो तुरंत स्कूल के लिए निकलता है। तब हम उस घर में प्लूटोनियम देखते हैं, जिसकी न्यूज टीवी पर आ रही थी। फिर मार्टी स्केट बोर्ड से स्कूल के लिए निकलता है। वो कार को पकड़ पकड़ कर जल्दी स्कूल पहुंचता है। इससे हमें समझ में आता है मार्टी स्केट बोर्ड चलाने में एक्सपर्ट है। मार्टी स्कूल पहुंचता है, जहाँ गेट पर ही उसे उसकी गर्लफ्रेंड जेनिफर मिलती है, जो उसे दूसरे गेट से स्कूल के अंदर ले जाती है, क्योंकि मार्टी के पीछे एक टीचर पड़ा है। लेकिन वो टीचर उन्हें पकड़ लेता है और मार्टी को वार्निंग देने के बाद वो उसे टॉन्ट मारता है कि वो भी अपने बाप की तरह बेकार है। आज मार्टी अपने म्यूजिक बैंड के लिए ऑडिशन देने वाला था, लेकिन टीचर बोलता है उसके मैकफ्लाई खानदान ने आज तक कुछ बड़ा नहीं किया है। लेकिन मार्टी बोलता है वो इतिहास बदलेगा। फिर मार्टी ऑडिशन देने जाता है, लेकिन जजेस को उनका म्यूजिक बहुत लाउड लगता है, इसीलिए वो मार्टी को रिजेक्ट कर देते हैं। मार्टी जेनिफर के साथ बाहर आता है, जहां मेयर गोल्डी का इलेक्शन कैंपेन चल रहा था। मार्टी बहुत अपसेट था, लेकिन जेनिफर उसे हार ना मानने के लिए कहती है। यहाँ वो एक कहावत बोलती है, अगर इरादा पक्का हो तो कोई काम मुश्किल नहीं। मार्टी ने एक ऑडिशन बीट बनाई थी। जेनिफर उस रिकॉर्डिंग को किसी स्टूडियो भेजने बोलती है, लेकिन मार्टी को डर था वो म्यूजिक शायद किसी को पसंद ना आए, क्योंकि मार्टी रिजेक्शन से डरता है। तभी मार्केटिंग के लिए वहाँ एक कार आती है। मार्टी को वो कार बहुत पसंद आती है। वो जेनिफर को बोलता है एक दिन वो उस कार को जरूर खरीदेगा। कल मार्टी और जेनिफर कैंपेन के लिए जाने वाले हैं, जिसके लिए मार्टी ने अपने डैड से उनकी कार मांगी है। वो तो उसे अपनी कार देने तैयार हो गए, लेकिन मार्टी की मॉम जेनिफर को पसंद नहीं करती। वो एकदम धार्मिक है, जैसे कोई नन हो। तभी वहाँ एक औरत चंदा मांगने आती है, उनके पीछे लगे क्लॉक टावर को बचाने के लिए। वो बताती है 30 साल पहले इस क्लॉक टावर पर बिजली गिरी थी, जब से वो बंद है। मार्टी पैसे देने के बाद उसे जाने बोलता है। वो मार्टी के हाथ में उस क्लॉक टावर का पॉम्पलेट थमाकर चली जाती है, जिस पर उस क्लॉक टावर की हिस्ट्री लिखी है। तभी जेनिफर के डैड वहाँ आते हैं। आज जेनिफर अपने दादी के घर जाने वाली थी, इसीलिए वो उसी पॉम्पलेट के पीछे वहाँ का नंबर लिखकर चली जाती है। इसीलिए उस पॉम्पलेट को मार्टी अपने पास रखता है। फिर मार्टी भी वहाँ से निकलता है और गाड़ियों से लिफ्ट लेते हुए अपने घर की तरफ आता है। उसका घर लायन स्टेट नाम की जगह पर है। जैसे ही वो घर पहुँचता है, मार्टी को दिखाई देता है उसके डैड की कार का एक्सीडेंट हो गया था। कार बीफ नाम के आदमी ने ठोकी थी, लेकिन वो मार्टी के डैड को उसके पैसे भी नहीं देता और उल्टा उन पर ही भड़कता है। मार्टी के डैड उसके सामने एकदम लूजर जैसा बिहेव कर रहे थे। बीफ उनसे अपने ऑफिस का भी काम कराता था, साथ ही बीफ हमेशा उनका मजाक बनाता रहता था। मार्टी ये तमाशा देख रहा था। बीफ जाते हुए उसकी मॉम को अपना हाय बोलने कहता है। बीफ के जाने के बाद उसके डैड बोलते हैं बीफ उनका सुपरवाइजर है और उन्होंने आज तक उसका सामना नहीं किया है, लेकिन कल मार्टी को उस कार की जरूरत थी, जिस पर उसके डैड सिर्फ उसे सॉरी बोलते हैं। फिर हमें पता लगता है मार्टी की एक बहन और एक भाई है और उसकी मॉम थोड़ी स्ट्रिक्ट है। उसका बड़ा भाई भी अपने डैड की रिस्पेक्ट नहीं करता। तभी मार्टी की बहन बताती है उसके लिए जेनिफर का कॉल आया था, लेकिन ये बात भी मार्टी की मॉम को पसंद नहीं आती। वो बोलती है उन्होंने कभी किसी लड़के को कॉल नहीं किया, कभी किसी लड़के का पीछा नहीं किया और ना ही किसी लड़के के साथ कार में पार्किंग में गई। यहाँ हमें ये भी पता चलता है उसकी बहन का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर यहाँ उनकी मॉम एक कहानी सुनाती है, जो वो हमेशा सुनाती थी, कि उनके नाना ने उनके डैड को कार से टक्कर मारी थी और उन्हें घर लेकर आए। तब से ही उन्हें उनके डैड से प्यार हो गया था। फिर उन्होंने स्कूल की एक डांस पार्टी में डांस फ्लोर पर उन्हें किस किया था, लेकिन इस कहानी पर उनके डैड का कोई ध्यान ही नहीं था। वो टीवी की तरफ देखते हुए पागलों की तरह हंस रहे थे। फिर 12:30 बजे मार्टी सो रहा था। तभी उसे डॉग का कॉल आता है, क्योंकि उन्होंने उसे 1:15 बजे बुलाया था। मार्टी उस जगह पहुंचता है जहां बस एक ट्रक और डॉग का कुत्ता आइंस्टाइन था। तभी उस ट्रक में से एक कार निकलती है और उस कार में से डॉग निकलते हैं। वो बोलते हैं ये कार उनका आविष्कार है, जिसे बनाने में उन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी। फिर वो मार्टी को रिकॉर्ड करने बोलते हैं। फिर अपने मालिक को कार में बैठाते हैं और अपनी और उसके गले में बंदी घड़ी मैच करते हैं, जो सेम टाइम पर चल रही थी। फिर वो उस कार को रिमोट कंट्रोल से दूर भेजते हैं और मार्टी को लेकर कार के सामने खड़े हो जाते हैं। डॉग कार को स्पीड में भगाते हैं। मार्टी डरने लगता है, लेकिन उनके पास आने से पहले कार के
सामने रोशनी निकलती है और 88 की स्पीड पकड़ते ही और ठीक उनके सामने आते ही कार गायब हो जाती है और जमीन पर आग जलने लगती है। मार्टी ये देखकर बहुत हैरान था। मार्टी के पूछने पर डॉग बताते हैं उन्होंने कार और अपने मालिक मतलब कुत्ते को फ्यूचर में 2 मिनट आगे भेजा है। अब मार्टी को समझ में आता है डॉग ने टाइम मशीन बनाई है, वो भी एक स्पोर्ट कार में। डॉग कहते हैं क्योंकि अगर उन्हें कार में टाइम मशीन बनानी ही थी तो कम से कम स्टाइलिश तो दिखे। उनके बात करते हुए ही कार अचानक वापस आ जाती है और वापस आते ही कार के ऊपर पूरी बर्फ जम जाती है। फिर डॉग जाकर कार का दरवाजा खोलते हैं। कुत्ता बिल्कुल ठीक था लेकिन उसकी वॉच 2 मिनट पीछे थी। डॉग बताते हैं टाइम मशीन कैसे काम करती है। उसमें डेस्टिनेशन, प्रेजेंट और लास्ट टाइम का टाइमर लगा हुआ था। कीपैड पर तारीख, महीना, साल और आवर टाइप करके कार को 88 प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने से उस समय में पहुंचा जा सकता है। मार्टी को दिखाते हुए डॉग 5 नवंबर 1955 टाइप करते हैं। फिर उन्हें याद आता है यही वो दिन है जब उन्हें टाइम मशीन बनाने का आइडिया आया था। बाथरूम के सामने जमीन गीली होने से घड़ी के साथ वो गिर गए थे जिससे उनके सिर में चोट लगी थी, लेकिन तभी उन्हें ये आइडिया आया था। वो मार्टी को कार में लगा फ्लक्स कैपेसिटर दिखाते हैं। इसी की तस्वीर उनके दिमाग में आई थी। उस तस्वीर को हकीकत में बदलने उन्हें 30 साल लग गए। डॉग बताते हैं कार फ्यूल पर चलती है लेकिन टाइम मशीन को चलाने उन्हें प्लूटोनियम चाहिए था। ये सुनकर मार्टी को शॉक लगता है कि ये कार न्यूक्लियर है, लेकिन डॉग बताते हैं टाइम मशीन को 1.21 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, लेकिन प्लूटोनियम आम दुकान पर थोड़ी ही मिलता है। डॉग बताते हैं प्लूटोनियम उन्होंने चुराया है। लीबिया के आतंकवादियों ने उन्हें प्लूटोनियम से बम बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, लेकिन उन्होंने आतंकवादियों को नकली बम दे दिया और प्लूटोनियम रख लिया। फिर दोनों रेडिएशन सूट पहनकर कार में प्लूटोनियम डालते हैं। फिर डॉग अपना सामान लेकर फ्यूचर में 25 साल आगे जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन उन्हें याद आता है वो अपने साथ बाकी प्लूटोनियम ले जाना तो भूलने ही वाले थे क्योंकि एक प्लूटोनियम से एक बार ही टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। लेकिन तभी डॉग देखते हैं सामने से लिबियंस के आतंकी आ रहे हैं। वो देखते ही उन दोनों पर गोलियां चलाने लगते हैं। दोनों गोलियों से बचते हैं, लेकिन वो लोग डॉग के एकदम सामने आ जाते हैं और उन्हें वही शूट कर देते हैं। वो मार्टी के भी सामने आ जाते हैं, लेकिन तभी उसकी गन अटक जाती है और मार्टी दौड़ते हुए सीधा कार में घुस जाता है और कार लेकर निकलता है। तभी गलती से मार्टी से टाइमर शुरू हो जाता है। थोड़ा चेस करने के बाद वो मार्टी को उड़ाने के लिए आरपीजी निकालते हैं। तब मार्टी पूरी स्पीड से कार चलाता है और 88 की स्पीड पकड़ते ही मार्टी 5 नवंबर 1955 में पहुंच जाता है क्योंकि डॉग ने यही तारीख टाइप करके रखी थी। मार्टी ने रेडिएशन सूट अभी तक पहना हुआ था। कार स्पीड में होने की वजह से मार्टी कार को वही बने किसी गोडाउन में घुसा देता है। तब उस घर के लोग वहां आते हैं। उन्होंने ऐसी कार पहले कभी नहीं देखी थी क्योंकि वैसी कार अभी तक बनी ही नहीं। लेकिन तब उसका लड़का उसे अपनी कॉमिक बुक दिखाता है जिसमें एलियन की स्पेसशिप भी बिल्कुल वैसी ही लग रही थी। और जब मार्टी रेडिएशन सूट पहनकर बाहर निकलता है वो लोग उसे एलियन समझकर डर जाते हैं और दरवाजा बंद करके भाग जाते हैं। मार्टी को कुछ समझ नहीं आता। वो उन्हें आवाज देते हुए बाहर आता है, लेकिन तभी वो आदमी उस पर गोली चलाने लगता है। उन्हें लगता है एलियन ने इंसान का रूप ले लिया, लेकिन मार्टी कार लेकर किसी तरह वहाँ से निकल जाता है। मार्टी को लगता है वो किसी बुरे सपने में है, लेकिन कुछ देखकर मार्टी कार रोकता है। अब तक सुबह हो चुकी थी। मार्टी देखता है सामने लायन स्टेट है जहाँ 1985 में उसका घर रहने वाला है। मार्टी वापस जाने के लिए तुरंत कार में बैठता है, लेकिन तभी टाइमर बंद हो जाता है और साथ ही कार भी स्टार्ट नहीं होती। मार्टी रेडिएशन सूट उतारकर कार को वही बने होर्डिंग के पीछे छुपा देता है। उसमें वो वीडियो कैमरा भी है जिसमें वो 1985 में डॉग का वीडियो बना रहा था। फिर मार्टी वहाँ से सिटी में जाता है जो काफी अलग थी। रोड पार करते समय मार्टी एक कार से बचता है। उसके सामने ही एक गैस स्टेशन था। कार रुकते ही लोग दौड़कर उस कार में फ्यूल, हवा और कार साफ करने लगते हैं। मार्टी क्लॉक टावर के ही सामने था जिसकी घड़ी अभी तक चल रही थी। अभी भी मेयर का इलेक्शन चल रहा था। फिर मार्टी कचरे से एक न्यूज़पेपर उठाता है और उसमें 5 नवंबर 1955 की तारीख देखकर उसे यकीन हो जाता है ये सब सपना नहीं है। फिर मार्टी सामने के कैफे में जाता है जहाँ फोन है। वो फोन डायरेक्टरी में डॉग का नंबर देखता है क्योंकि इस समय के डॉग अभी तक जिंदा है। उसे डॉग का नंबर और एड्रेस मिल जाता है, लेकिन फोन करने पर डॉग के घर में कोई कॉल नहीं उठाता। मार्टी वो पेज अपने पास रख लेता है। फिर वो कॉफी ऑर्डर करता है। कैफे ओनर के हटने पर हम देखते हैं उसके साथ बैठे लड़के के हाव भाव भी मार्टी के ही जैसे हैं। तभी बाहर से कोई मैकफ्लाई आवाज देता है। तब दोनों भी पलटते हैं। आवाज देने वाला बीफ है, मतलब जवान बीफ। वो आकर मार्टी के बाजू वाले लड़के को तंग करने लगता है जैसे 1985 का बीफ उनके डैड को तंग करता है। बीफ उससे अपना होमवर्क करवाता है और वो लड़का उसे जवाब भी नहीं दे पाता। मार्टी ये हैरान
हैरानी से देख रहा था। बीफ के जाने के बाद मार्टी उसे जॉर्ज मैकफ्लॉय नाम से बुलाता है, मतलब ये लड़का उसके डैड है। तभी वहाँ एक काला लड़का आता है जो इसी कैफे में काम करता है। वो जॉर्ज को हिम्मत दिखाने बोलता है और बहुत अच्छा भाषण देता है। वो बोलता है वो जरूर कुछ बनेगा। तब मार्टी उसे हैरानी से देखते हुए बोलता है ये मेयर बनेगा। तब उसे आइडिया आता है मेयर बनने का। आपको याद हो तो 1985 में यही गोल्डी विल्सन अभी हिल वैली का मेयर है। मतलब मेयर बनने का आइडिया उसे मार्टी ने ही दिया था, लेकिन साइड में देखने पर जॉर्ज जा चुका था। मार्टी को जॉर्ज बाहर जाते हुए दिखाई देता है। जॉर्ज के पीछे जाने पर वो उसे पेड़ के ऊपर दिखाई देता है, सामने वाले घर में ताक झाक करते हुए। तभी बैलेंस बिगड़ने से वो नीचे गिर जाता है और सामने से एक कार आ रही थी और ये देखते ही मार्टी जॉर्ज को धक्का देकर वहाँ से हटा देता है और वो कार मार्टी को ही टक्कर मार देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और जॉर्ज वहाँ से भाग जाता है। फिर मार्टी की नींद खुलती है। उसके सामने कोई था। मार्टी बोलता है मॉम क्या आप हो? और उसने बहुत ही बुरा सपना देखा, जैसे वो पास्ट में आ गया हो। लेकिन तभी वो बताती है वो अभी 1955 में है और जैसे ही लाइट ऑन होती है उसके सामने उसकी मॉम लॉरी ही थी, लेकिन 1955 की। वो उसे केल्विन बुलाती है क्योंकि उसकी अंडरवेयर पर वही नाम लिखा था। उसे मार्टी मतलब अपना बेटा ही पसंद आने लगता है। आपको याद हो तो 1985 में उन्होंने बताया था जॉर्ज उनके डैड की कार के सामने आ गए थे, तभी उन्हें उनसे प्यार हुआ था। लेकिन अभी मार्टी बीच में आ गया, जिससे हिस्ट्री ही बदल गई। अब उन्हें मार्टी ही पसंद आ रहा है और मार्टी उनसे दूर भाग रहा था। फिर वो अपने नाना नानी के साथ डिनर करता है, लेकिन लॉरी वहाँ भी उस पर लाइन मार रही थी, इसीलिए वो बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है। लॉरी के डैड को मार्टी बहुत अजीब लगा था। वो लॉरी को बोलते हैं अगर उसे ऐसी औलाद हुई तो वो उससे अपना रिश्ता तोड़ देंगे, लेकिन उन्हें क्या पता वो लॉरी का ही बेटा है और उनका नवासा। फिर मार्टी इस समय के डॉग के घर पहुँचता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो उनकी ही बनाई हुई टाइम मशीन से यहाँ आया है, लेकिन डॉग को उस पर यकीन ही नहीं होता। मार्टी उन्हें अपना ड्राइविंग लाइसेंस और अपने भाई बहन की फोटो भी दिखाता है, जिसमें उसके भाई के बाल गायब हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। तब मार्टी उन्हें बताता है उनके सिर में वो चोट कैसे लगी। वो बाथरूम के सामने थे, फर्श गीला होने से वो घड़ी के साथ फिसल गए। तब उन्हें फ्लक्स कैपेसिटर बनाने का आइडिया आया था। तब डॉग उसका यकीन करते हैं। फिर मार्टी उन्हें कार के पास लेकर जाता है। डॉग उसे फ्लक्स कैपेसिटर की ड्राइंग दिखाते हैं, जिसका आइडिया उन्हें थोड़ी देर पहले ही आया है। फिर मार्टी उन्हें गाड़ी में लगा फ्लक्स कैपेसिटर दिखाता है। डॉग ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने टाइम मशीन बनाई है। फिर दोनों कार को डॉग के घर लेकर आते हैं और मार्टी डॉग को उनकी ही रिकॉर्डिंग दिखाता है जो उसने 1985 में रिकॉर्ड किया था। लेकिन जब 1985 वाले डॉग बताते हैं टाइम ट्रैवल करने उन्हें 1.21 गीगावाट की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए उन्होंने प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया है। यहाँ के डॉग को शॉक लगता है। डॉग बोलते हैं वो उसकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि 1955 में प्लूटोनियम इतनी आसानी से नहीं मिल सकता, वो उसे वापस नहीं बेच सकते। मार्टी बोलता है 1985 में उसकी अपनी जिंदगी है, उसकी गर्लफ्रेंड है, और ये सुनकर हर लौंडा जो पूछेगा वही डॉग पूछते हैं क्या वो सुंदर है। मार्टी बोलता है बहुत सुंदर, और उन्हें वो पॉम्पलेट भी दिखाता है जिसके पीछे जेनिफर ने उसे नंबर दिया था और आई लव यू लिखा था। लेकिन डॉग बोलते हैं 1.21 गीगावाट जितनी पावर इस समय सिर्फ बिजली में होती है और किसी को क्या पता वो कहाँ और कब गिरेगी। तब मार्टी डॉग को वो पॉम्पलेट दिखाता है जिसमें क्लॉक टावर पे बिजली गिरने की डेट और टाइम लिखा हुआ था जो कुछ दिन बाद की थी। डॉग बताते हैं अगर उन्होंने किसी तरह उस बिजली की एनर्जी को फ्लक्स कैपेसिटर तक पहुंचा दिया तो मार्टी 1985 में वापस जा सकता है। मार्टी बोलता है वो एक हफ्ता यहाँ रह लेगा, लेकिन डॉग बोलते हैं उसे किसी से ना ही मिलना है और ना ही किसी से बात करनी है क्योंकि इससे फ्यूचर बदल सकता है। ये सुनकर मार्टी बेचैन होने लगता है। डॉग पूछते हैं आज वो किस किस से मिला था। तब मार्टी बताता है अपने पेरेंट्स से। डॉग फिर मार्टी की फोटोज देखते हैं जिसमें उसका भाई गायब हो रहा था क्योंकि वो एग्जिस्टेंस से ही मिट रहा था, क्योंकि मार्टी ने अपने मॉम और डैड को मिलने ही नहीं दिया तो वो खुद और उसके भाई बहन कैसे पैदा हो सकते हैं। अब उसे उन दोनों को फिर से मिलाना होगा। अगले दिन दोनों स्कूल जाते हैं जहाँ वो देखते हैं जॉर्ज घंटा बना हुआ था, हर कोई आकर उसे ही बजा रहा था। डॉग को लगता है शायद मार्टी अडॉप्टेड है। उन्हें यकीन ही नहीं होता मार्टी की मॉम ने जॉर्ज को पसंद किया था। फिर मार्टी जाकर जॉर्ज से मिलता है और उसे लेकर लॉरी से मिलाता है, लेकिन लॉरी उसकी तरफ देखती तक नहीं और मार्टी पर ही लाइन मारने लगती है। उनके जाने के बाद डॉग बोलते हैं उसकी माँ
लॉरी उसके डैड जॉर्ज को छोड़कर उससे ही प्यार करने लगी है। अगर ऐसा हुआ तो जॉर्ज और लॉरी की कभी शादी नहीं होगी। अगर उनकी शादी नहीं हुई तो मार्टी और उसके भाई बहन कभी पैदा नहीं होंगे। इसीलिए उन्हें किसी तरह दोनों को फिर से मिलाना होगा। स्कूल में सैटरडे नाइट पार्टी होने वाली थी। इसी पार्टी में जॉर्ज ने लॉरी को किस किया था, तभी उनकी शादी हुई थी और सैटरडे नाइट को ही क्लॉक टावर पर बिजली गिरने वाली है। मार्टी फिर जाकर जॉर्ज से मिलता है जो साइंस फिक्शन कहानी लिख रहे थे। मार्टी को अपने डैड के इस टैलेंट के बारे में पता ही नहीं था। वो उन्हें कहानी छापने बोलता है, लेकिन वो भी मार्टी की ही तरह अपनी कहानी किसी को भी बताने से डरते थे, जैसे मार्टी अपनी म्यूजिक कैसेट स्टूडियो को भेजने के लिए डरता है, क्योंकि दोनों को ही रिजेक्शन से डर लगता है। फिर मार्टी उन्हें जाकर लॉरी से पार्टी के बारे में पूछने के लिए बोलता है, लेकिन सामने बिफ लॉरी को छेड़ रहा था। लेकिन हद पार करने पर मार्टी उसकी कॉलर पकड़ लेता है। तब उन दोनों में लड़ाई होने वाली थी, लेकिन वहाँ एक टीचर आ जाते हैं और बिफ मार्टी को वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है। मार्टी जॉर्ज को मनाने में लगा था कि वो लॉरी को डांस के लिए पूछे, मगर जॉर्ज मान ही नहीं रहा था। मार्टी देखता है उसका भाई लगभग गायब हो गया था। फिर रात में मार्टी रेडिएशन सूट पहनकर जॉर्ज को एलियन बनकर डराता है और उसे लॉरी के साथ डांस के लिए जाने बोलता है। अगले ही दिन जॉर्ज मार्टी से मिलकर उसे सब बताता है। मार्टी एलियन वाली बात किसी को भी ना बताने बोलता है। सामने ही कैफे में लॉरी अपने दोस्तों के साथ थी। मार्टी जॉर्ज को जाकर उससे डांस के लिए पूछने बोलता है। जॉर्ज बहुत डर रहा था। मार्टी सोच रहा था वो पैदा ही कैसे हो गया, लेकिन फिर भी मार्टी के बोलने पर जॉर्ज लॉरी से बात करने जाता है। लॉरी ने पहले कभी जॉर्ज पर ध्यान तक नहीं दिया था। जॉर्ज उससे बात कर ही रहा था, लेकिन तभी वह कबाब में हड्डी बीफ आ जाता है। वो जॉर्ज को मारने आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी मार्टी उसे टांग अड़ाकर गिरा देता है। बीफ मार्टी को मारने वाला था, तभी मार्टी बोलता है पीछे देखो पीछे, और बीफ के पीछे देखते ही उसे पंच मारता है और वहाँ से बाहर भागता है। बाहर दो बच्चे स्केटिंग कर रहे थे। मार्टी एक बच्चे का स्केट बोर्ड लेता है। बीफ और उसके दोस्त उसे पकड़ने आ रहे थे, लेकिन मार्टी चलती हुई कार की मदद से उन्हें चकमा दिए जा रहा था। इसीलिए बीफ अपनी कार से उसका पीछा करने लगता है और लॉरी उसकी दीवानी होती जा रही थी। मार्टी उसकी कार के सामने आ जाता है और बीफ उसे सामने ही एक ट्रक से टक्कर मारने वाला था, लेकिन मार्टी सही समय पर उसकी कार के ऊपर से दूसरी तरफ जाकर स्केट बोर्ड पर चला जाता है और बीफ की कार उस ट्रक से टकरा जाती है और ट्रक का गोबर पूरा उसकी कार और उसके ऊपर गिर जाता है। लॉरी मार्टी से और ज्यादा इम्प्रेस होती जा रही थी और जॉर्ज हारे हुए मजनू की तरह वहाँ से चला जाता है। मार्टी डॉग के पास जाता है। वो टेप देख रहे थे। मार्टी उन्हें बताना चाहता था उस रात वो आतंकवादियों के हाथों मारे जाएंगे, लेकिन डॉग कुछ नहीं सुनते, क्योंकि अपने फ्यूचर के बारे में पता होना खतरनाक हो सकता है। फिर डॉग उसे अपना प्लान बताते हैं कि वो क्लॉक टावर के ऊपर एक तार बांधेंगे। वो तार रोड के ऊपर तक आएगी। वो एक रॉड कार के ऊपर लगाएंगे। मार्टी कैलकुलेशन की हुई जगह से कार भगाना शुरू करेगा। बिजली क्लॉक टावर पर गिरेगी, जिससे इलेक्ट्रिसिटी उस तार में होगी। मार्टी 88 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार भगाते हुए आएगा और ठीक उसी समय पर कार के ऊपर लगी रॉड उन वायर से टकराएगी, जिससे 1.21 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्स कैपेसिटर को मिलेगी और मार्टी 1985 में पहुंच जाएगा। मार्टी इस प्लान से थोड़ा डर रहा था। डॉग उससे पूछते हैं उसके डैड ने उसकी मॉम से डांस के लिए पूछा या नहीं। मार्टी को लगता है जॉर्ज ने पूछ लिया होगा, लेकिन तभी मार्टी की मॉम लॉरी वहाँ आती है। उसने मार्टी का पीछा किया था। लॉरी मार्टी से डांस के लिए पूछती है। तब मार्टी को पता चलता है जॉर्ज ने उससे डांस के लिए पूछा ही नहीं। यह डॉग का रिएक्शन कुछ ऐसा था। लॉरी को ऐसे लड़के पसंद थे जो एक लड़की की रक्षा कर सके। फिर मार्टी जॉर्ज के पास जाता है। मार्टी ने प्लान बनाया था वो लॉरी को लेकर स्कूल की पार्किंग में जाएगा। फिर मार्टी लॉरी के साथ बदतमीजी करेगा और जॉर्ज आकर लॉरी को मार्टी से बचाएगा, जिससे जॉर्ज उसके सामने हीरो बन जाएगा। जॉर्ज इस प्लान के लिए बहुत नर्वस था, लेकिन मार्टी उसे समझाता है सब प्लान के मुताबिक होगा। फिर शनिवार की शाम आ गई थी। डॉग ने क्लॉक टावर के ऊपर वायर लगा दी थी और टाइम मशीन भी वही थी। डॉग बहुत खुश होते हैं कि वो 1985 तक जिंदा रहेंगे और उन्होंने ही टाइम मशीन बनाई है, लेकिन मार्टी थोड़ा उदास हो जाता है। वो डॉग को फिर बताने की कोशिश करता है कि उस रात वो मरने वाले हैं, लेकिन डॉग फिर से कुछ नहीं सुनते। लेकिन मार्टी उनके लिए एक लेटर लिखता है जिसमें उस रात की पूरी घटना लिखी थी कि कैसे वो आतंकवादियों की गोलियों से मारे जाएंगे, और साथ ही लिखा था इस लेटर को 1985 में ही पढ़ना। फिर मार्टी वो लेटर डॉग के कोट में रख देता है। स्कूल में डांस पार्टी शुरू हो गई थी और जॉर्ज अकेले ही नाच रहा था। वही बाहर कार में
मार्टी लॉरी को लेकर आता है। मार्टी उससे कुछ देर कार में ही रुकने के लिए पूछता है। उसे लगता है लॉरी मना करेगी, लेकिन लॉरी को ये अच्छा आइडिया लगता है क्योंकि वो पहले भी कार पार्किंग में आ चुकी है। फिर वो दारू निकाल कर पीने लगती है। मार्टी उससे बोतल ले लेता है, तभी लॉरी सिगरेट पीने लगती है। ये देखकर मार्टी एकदम शॉक में था। अंदर म्यूजिक बैंड थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेता है। जॉर्ज घड़ी देखता है, अभी 9 बजने वाले थे और 9 बजे ही उसे लॉरी को बचाना था। वही कार में मार्टी बेचैन हो रहा था क्योंकि लॉरी एकदम रेडी थी। तभी वो मार्टी को जबरदस्ती किस कर लेती है। तभी उन्हें एहसास होता है मार्टी को किस करने से उन्हें लगा जैसे वो अपने भाई को किस कर रही हो। तभी मार्टी को कोई बाहर खींच लेता है, लेकिन ये जॉर्ज नहीं बल्कि बिफ था। उसके दोस्त मार्टी को मारकर वहाँ से ले जाते हैं और बिफ लॉरी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। वो लोग मार्टी को एक कार की डिक्की में बंद कर देते हैं। ये उस बैंड के लोगों की ही कार थी जो पार्टी में म्यूजिक बजाने आए हैं। बिफ के दोस्त उन लोगों को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ पार्किंग में जॉर्ज आता है। उसे लगता है मार्टी लॉरी के साथ जबरदस्ती कर रहा होगा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है सामने बिफ था। लॉरी उसे बचाने मदद मांगती है, लेकिन बिफ उसे चुपचाप यहाँ से जाने बोलता है। लेकिन इस बार जॉर्ज वहाँ से नहीं जाता और बिफ से लॉरी को छोड़ने बोलता है। दूसरी तरफ वो डिक्की लॉक हो गई थी। उसे खोलते हुए एक आदमी का हाथ जख्मी हो जाता है, लेकिन वो डिक्की खुल जाती है। मार्टी पार्किंग की तरफ भागता है। इस तरफ बिफ जॉर्ज का हाथ मोड़ देता है। लॉरी बिफ से जॉर्ज को छोड़ने बोल रही थी, लेकिन बिफ लॉरी को भी धक्का देकर गिरा देता है, जिससे जॉर्ज को बहुत गुस्सा आता है और जॉर्ज पहली बार बिफ को इतना जोर से पंच मारता है कि बिफ वही बेहोश हो जाता है। फिर जॉर्ज लॉरी को उठाकर पार्टी में जाने लगता है। तभी मार्टी भी वहाँ पहुँचता है और ये देखकर वो भी बहुत खुश होता है। वो अपनी फोटो देखता है, लेकिन उसकी बहन भी गायब हो रही थी। फिर वो तुरंत उन बैंड वालों के पास जाता है क्योंकि दोनों को डांस फ्लोर पर किस करना है, तभी उनकी शादी होगी। लेकिन बैंड के मेन गिटारिस्ट के हाथ पर चोट लग गई थी, जिससे अब वो लोग म्यूजिक नहीं बजा सकते। उन्हें कोई ऐसा आदमी चाहिए था जो गिटार बजाना जानता हो, इसीलिए बैंड के साथ मार्टी गिटार बजाने जाता है। मार्टी देखता है सामने उसके मॉम डैड डांस कर रहे थे, लेकिन फिर भी उसकी बहन फोटो से गायब हो गई थी। मतलब उन दोनों को किस करना होगा। लेकिन तभी उन दोनों के बीच में एक बड़ा लड़का आ जाता है और लॉरी के साथ जबरदस्ती डांस करने लगता है और जॉर्ज उदास होकर वहाँ से जाने लगता है। और इस तरफ मार्टी की हालत खराब होने लगती है क्योंकि वो भी रियलिटी से इरेज होने लगता है। उसका हाथ गायब होना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ लॉरी जॉर्ज को बुला रही थी और मार्टी की हालत खराब होती जा रही थी, लेकिन तभी जॉर्ज वहाँ आता है और उस लड़के को धक्का देकर गिरा देता है क्योंकि उसमें अब सेल्फ कॉन्फिडेंस आ चुका था। फिर वो लॉरी को किस करता है और मार्टी ठीक हो जाता है। फोटो में उसका भाई और बहन भी वापस आ जाते हैं। मतलब अब सब कुछ ठीक हो गया था। फिर बैंड वाले मार्टी को कुछ बजाने बोलते हैं। तब मार्टी 1959 का फेमस और एवरग्रीन गाना गो जॉनी गो गाता है, जो उन लोगों को बहुत पसंद आता है और सभी डांस करने लगते हैं। फिर बैंड का एक आदमी फोन करके अपने कजिन चक बेरी को वो सॉन्ग सुनाता है। आपको बता दूं, चक बेरी ने ही वो सॉन्ग बनाया था जो मार्टी गा रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद मार्टी कुछ ज्यादा ही जोश में गिटार बजाने लगता है। सब उसे देखने लगते हैं, लेकिन फिर मार्टी वहाँ से चला जाता है। सीढ़ियों पर उसे लॉरी मिलती है और वो जॉर्ज के साथ घर जाना चाहती थी। मार्टी ये सुनकर बहुत खुश होता है। फिर मार्टी 1955 में आखिरी बार अपने पेरेंट्स से मिलता है, लेकिन जाते हुए बोलता है अगर उनके बच्चों में से एक ने गलती से उनका कारपेट जला दिया तो उसे डांटना मत, और वहाँ से चला जाता है। लॉरी को मार्टी का नाम बहुत पसंद आता है, इसीलिए मार्टी का नाम मार्टी है। दूसरी तरफ डॉग क्लॉक टावर के पास मार्टी का इंतजार कर रहे थे। तभी कपड़े बदलकर मार्टी वहाँ पहुँचता है। वो डॉग को बताता है उसके डैड ने पहली बार बीफ का सामना किया और सब कुछ ठीक हो गया। डॉग ये सुनकर थोड़ा शॉक होते हैं, लेकिन मार्टी को कुछ नहीं बोलते। फिर वो लोग कार निकालते हैं और डॉग उसमें ठीक उसी समय का टाइम सेट करते हैं जब मार्टी 1985 से गया था, जिससे ऐसा लगेगा मार्टी कहीं गया ही नहीं। डॉग ने रोड से कुछ दूर लाइन खींच रखी थी। मार्टी को पर्टिकुलर टाइम पर गाड़ी चलाना शुरू करना होगा। उस पर लगा हुक ठीक उसी समय वायर से टकराएगा जब क्लॉक टावर पर बिजली गिरेगी और मार्टी 1985 में पहुंच जाएगा। फिर मार्टी यहाँ के डॉग से आखिरी बार मिलता है, लेकिन डॉग उससे 25 साल बाद मिलेंगे। तभी डॉग को अपनी जेब में मार्टी का रखा लेटर मिलता है। डॉग वो लेटर रखना नहीं चाहते थे। दोनों में थोड़ी बहस होती है और डॉग उस लेटर को फाड़ देते हैं। तब मार्टी उन्हें बताने वाला था, लेकिन तभी पेड़ का तना टूटकर उस वायर पर गिर जाता है, जिससे वायर क्लॉक टावर के पास से निकल जाता है। फिर डॉग रस्सी लेकर क्लॉक टावर के ऊपर जाते हैं, फिर रस्सी नीचे फेंकते हैं। मार्टी उस रस्सी में वायर बांध देता है और डॉग वायर को ऊपर खींच लेते हैं। मार्टी डॉग को 1985 में उनकी मौत की वजह बताने लगता है, लेकिन उन्हें कुछ
कुछ सुनाई ही नहीं देता क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही थी। तभी क्लॉक टावर का घंटा भी बज जाता है। अब उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। मार्टी कार लेकर निकलता है और तय की हुई जगह पहुंचता है। फिर उतरकर उस रॉड को कार से जोड़ता है। इस तरफ डॉग का हाथ उस वायर तक नहीं पहुंच रहा था, इसीलिए वो क्लॉक के सामने आकर उस वायर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी उनके नीचे का थोड़ा सा फ्लोर टूट जाता है और डॉग क्लॉक के कांटों को पकड़कर लटक जाते हैं और वायर का दूसरा हिस्सा उनकी पैंट में अटक जाता है। इस तरफ मार्टी से कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। इधर डॉग हवा में अटके हुए थे, लेकिन किसी तरह डॉग उस वायर को पकड़ लेते हैं और बड़ी मुश्किल से पैर में लटके उस वायर को भी ऊपर लेते हैं। इधर मार्टी के कार चलाने का समय हो गया था, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं होती। बड़ी मुश्किल से कार स्टार्ट होती है और मार्टी कार भगाना शुरू करता है, लेकिन इस तरफ डॉग देखते हैं वायर छोटा पड़ गया था क्योंकि वायर पेड़ की टहनी के नीचे दब गया था। इस तरफ मार्टी आ रहा था। डॉग जोर से वायर खींचते हैं, जिससे वायर नीचे की तरफ से निकलकर पेड़ की टहनी में फंस जाता है और मार्टी स्पीड से उस तरफ आ रहा था। डॉग देखते हैं उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मार्टी 88 की स्पीड पकड़ने वाला था और बिजली भी किसी भी सेकंड क्लॉक टावर पर गिरने वाली थी। मार्टी भी लगभग पहुंच गया था। डॉग बिना समय गवाए वायर को जोड़ते हैं और वायर पर ही स्विंग करते हुए नीचे आते हैं और उस वायर को टहनी से निकालते हैं। मार्टी 88 की स्पीड तक पहुंच गया था। मार्टी पहुंच जाता है और अपनी आंखें बंद कर देता है। ठीक इसी समय क्लॉक टावर पे बिजली गिरती है और करंट वायर में आता है और इसी समय डॉग भी वायर को जोड़ देते हैं और वायर से टकराते ही मार्टी कार के साथ गायब हो जाता है और रोड पर उसके टायर से आग जल जाती है और वो रॉड वायर में ही अटकी रहती है। डॉग ये देखकर पहले तो शॉक में रहते हैं, लेकिन फिर खुशी से चिल्लाने लगते हैं। दूसरी तरफ मार्टी 1985 में एक थिएटर को उड़ा देता है। फिर बाहर निकलकर बहुत खुश होता है कि वो 1985 में पहुंच गया। फिर मार्टी 1985 के डॉग को बचाने भागता है क्योंकि यहाँ के डॉग को मरने से बचाने के लिए मार्टी 1985 में कुछ मिनट पहले आ गया था, लेकिन कार फिर से स्टार्ट ही नहीं होती। तब मार्टी को उन आतंकवादियों की वैन आते हुए दिखाई देती है और वो पैदल ही डॉग को बचाने भागता है। मार्टी किसी तरह उस मॉल की पार्किंग में पहुंचता है, लेकिन डॉग आतंकवादियों के सामने खड़े थे और वो तुरंत डॉग को गोली मार देते हैं। यहाँ मार्टी अपना खुद का वर्जन देखता है जो उन लोगों से बच रहा था और इस समय टाइम मशीन भी दो थी, एक जो क्लॉक टावर के सामने खड़ी है और एक अभी का मार्टी चला रहा है और वो 1985 में चला जाता है और उसके अचानक गायब होने से लिबियंस की कार एक बूथ से टकरा जाती है। मार्टी तुरंत डॉग के पास भागता है और उन्हें मरा हुआ देखता है और वही रोने लगता है, लेकिन तभी डॉग उठते हैं, वो जिंदा थे। मार्टी ये देखकर एकदम हैरान होता है। डॉग दिखाते हैं उन्होंने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी थी, लेकिन कैसे? मार्टी ने तो उन्हें बताया ही नहीं था। तब डॉग वो लेटर मार्टी को दिखाते हैं जो मार्टी ने उन्हें लिखा था। मतलब डॉग पहले से जानते थे क्या होने वाला है, लेकिन उन्होंने कोई चेंजेस नहीं किए। वो चाहते तो कार में एक्स्ट्रा प्लूटोनियम भी पहले से रख सकते थे जिससे मार्टी को वापस आने में कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन इससे पूरी रियलिटी ही बदल जाती। फिर डॉग मार्टी को उसके घर छोड़ते हैं। अब वो 30 साल फ्यूचर में जाने वाले थे जहाँ मार्टी 47 साल का होगा। मार्टी उन्हें गुड बाय बोलता है। डॉग वहाँ से निकलते हैं और फ्यूचर में चले जाते हैं और मार्टी पीछे के रास्ते से अपने रूम में जाकर सो जाता है। सुबह जब वो उठता है उसे ऐसा लगता है मूवी में जो भी हुआ वो सब उसका सपना था। वो घर के हॉल में आता है और वो घर देखते ही एकदम शॉक था क्योंकि उसका घर पूरा बदल गया था और एकदम पॉश था। सामने ही उसके भाई और बहन बैठे थे जो पूरी तरह बदले हुए थे और उसकी बहन के पीछे बहुत से लड़के पड़े हैं। मार्टी को कुछ समझ नहीं आता और उसके भाई बहन को कुछ याद ही नहीं था पहले वो क्या थे। तभी घर में उसके मॉम डैड आते हैं। उसके डैड और उसके मॉम की पूरी पर्सनैलिटी बदली हुई थी और उन दोनों में बहुत प्यार था। और तो और उसकी मॉम जेनिफर को बहुत पसंद करती है जो पहले बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और वो खुद मार्टी को जेनिफर के साथ कैंपेन के लिए जाने बोल रही थी। मार्टी बोलता है लेकिन कार का तो एक्सीडेंट हो गया था। सब बाहर देखते हैं। अब उनके घर में एक से ज्यादा कार्स थी और सबसे बड़ी बात बीफ उनके घर में कार साफ करने का काम कर रहा था जो पहले उनका बॉस था। मार्टी ये देखकर एकदम हैरान था। तभी बीफ उनकी नई बुक लेकर आता है क्योंकि मार्टी के डैड अब एक सक्सेसफुल साइंस फिक्शन राइटर थे। तभी मार्टी को एक और बड़ा सरप्राइज मिलता है। जो कार उसे बहुत पसंद थी और जिसे लेने का वो सपना देख रहा था उसके डैड ने वही कार उसे गिफ्ट की थी, जिसे देखकर मार्टी बहुत खुश होता है। तभी वह जेनिफर आती है और मार्टी उसे एक हफ्ते बाद मिल रहा था, लेकिन जेनिफर के लिए तो एक ही रात बीती थी। दोनों किस करने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ डॉग प्रकट होते हैं अजीब से कपड़ों और चश्मे के साथ। वो मार्टी को तुरंत उनके साथ चलने बोलते हैं जैसे कोई इमरजेंसी हो। फिर डॉग कचरा लेकर कार के सिस्टम में डालते हैं क्योंकि अब 1.21 गीगावाट के लिए उन्हें प्लूटोनियम की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मार्टी अभी ही यहाँ आया था। उसे जेनिफर के साथ अपनी नई गाड़ी में घूमने जाना था, लेकिन डॉग
डॉग जेनिफर को भी साथ में लेने बोलते हैं क्योंकि ये मामला उससे भी जुड़ा है। मार्टी को लगता है फ्यूचर में उन दोनों के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ, लेकिन डॉग बताते हैं उनके बच्चे मुसीबत में हैं। फिर तीनों कार से निकलते हैं। मार्टी बोलता है 88 किलोमीटर की रफ्तार के लिए उन्हें दूर जाना होगा, लेकिन तभी डॉग उसे एक और सरप्राइज देते हैं। तभी वो कार हवा में उड़ती है और तीनों फ्यूचर में चले जाते हैं और यहाँ इस मूवी का पहला पार्ट खत्म होता है। ठीक यही से इस मूवी का दूसरा पार्ट शुरू होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन? अगर इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा आया तभी मैं इस मूवी का अगला पार्ट लेकर आऊंगा जो ठीक इसी जगह से शुरू होगा और वो भी मैं बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन